नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। Suppose I suddenly disappear and you find Jawaharlal Nehru sitting here. क्या पूछोगे उनसे? आपको 5 मिनट मिलते हैं उससे बात करने में, क्या बात करोगे? I'd say to him, tell me the one thing that you think I should never ever do. Okay. और And I know the answer to that. what is that? Compromise with the RSS. ये सोच है राहुल गांधी की अपने परनाना जवाहरलाल नेहरू के बारे में। हालांकि ये सोच जाहिर सी बात है पुरानी रही होगी, बचपन से यही सोच रही होगी, लेकिन पब्लिकली इजहार आजकल राहुल गांधी करने लगे हैं और कह रहे हैं कि अगर मुलाकात होगी उनकी कभी अपने परनाना से तो वो यही कहेंगे कि आरएसएस के साथ कभी समझौता नहीं करना। दरअसल राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से नेहरू का बहुत जिक्र करने लगे हैं। मैंने भी एक वीडियो में शायद ये बात उठाई है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अब नेहरू को क्यों जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदा इन द सेंस कि पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, या उनकी सोच को क्यों जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज अपनी जिंदगी का शायद पहला पॉडकास्ट किया, वो भी कांग्रेस के ही नेता संदीप दीक्षित के साथ और राहुल गांधी के घर, और जिसका सेंटर पॉइंट भी नेहरू था। आपको वक्त लगे तो 32-33 मिनट का ये पॉडकास्ट है, जरूर देखिएगा। अगर आपने अब तक नहीं देखा, मुझे लगा बहुत सारे लोगों ने शायद देख भी लिया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेहरू को लेकर पॉडकास्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आजकल राहुल गांधी जहां जाते हैं नेहरू का जिक्र करना नहीं भूलते? नेहरू को वापस स्थापित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं या उन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं हम बहुत वक्त से पहले, ये भी बहुत वक्त से ये कह रहे हैं और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं कहने वाले, कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि राहुल गांधी के अंदर एक नेहरू छुपा हुआ है। राहुल गांधी के जो भी काम है, जो उनके पॉलिटिकल एक्शन है, या जो समाज सेवा को लेकर उनका एक्शन है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो कारीगरों से मिलना हो, चाहे वो ड्राइवरों से मिलना हो, रेल ड्राइवरों से मिलना हो, चाहे मैकेनिक से मिलना हो, स्टूडेंट से मिलना हो, किसी से भी मिलना हो, या जब विदेशी धरती पे जाते हैं वहाँ स्टूडेंट से बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपको राहुल गांधी के अंदर नेहरू की झलक मिलती है। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी को, मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर छुपे नेहरू को दबाना पड़ता था। लेकिन अब राहुल गांधी ने उस नेहरू को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। Same frame that what my grandmother told me. Nehru is the people of India. Mm-hmm. Nehru exists because of the people of India. Nehru is an expression of the people of India. If the people of India were not there, meaningless. If that connection with the people of India was not there, meaningless. Right? So to me, yes, Nehruji is an inspiration, but he's as much an inspiration to me as anybody who's doing work, fighting for the truth, standing for the truth, and not backing down. Of course, he's my relative, so I have a different feeling towards him. I have a feeling of probably a much deeper connection with him. But in Nehru, I see an open mind, a questioning mind. I see a brave person. And I see somebody who doesn't veer off from the truth. That's it. सही कहा राहुल गांधी ने कि नेहरू कोई शख्सियत या कोई नेता या राहुल गांधी के परनाना नहीं, एक सोच है, और सोच ये लोगों के बीच में, लोगों की वजह से, इसलिए राहुल गांधी ने उन्हें आइडलाइज किया है, अपना आइडल मानते हैं। एक बात तो आज तय होगी कि राहुल गांधी ने, जो लगता था लेकिन आज उन्होंने मान भी लिया शायद एक तरह से, कि अपने परिवार में जो राजनीतिक विरासत उन्हें मिली है, हमें लगता था कि शायद वो अपनी दादी को जो है वो दादी के रास्ते पर चलना चाहेंगे, दादी की तरह की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, वो दरअसल नेहरू की राजनीति करना चाहते हैं। नेहरू और इंदिरा गांधी की राजनीति में बड़ा फर्क था। नेहरू सबको साथ लेके चलने और एक पब्लिक इमेज या जन नेता की तरह की राजनीति करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी में कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस थी, एक धाकड़ नेता थी, जिसके बहुत सारे, इंदिरा गांधी के बहुत सारी चीजों की नकल
आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। उनके देखिएगा आप, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग, उनका पार्टी पे जो है एक तरह से कब्जा रखना, पार्टी को अपने शिकंजे में रखना या अपने मन मुताबिक मुख्यमंत्री चुनना, ये सब कहीं ना कहीं झलक आपको इंदिरा गांधी की मिलती है। लेकिन इस देश की नींव जो है वो असल नींव गांधी नेहरू पटेल सोच की है, और राजनीतिक नींव पटेल की है। तो देश के भविष्य की नींव, देश को कैसे आगे ले जाना चाहिए, देश का आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक ये बढ़ावा देश को कैसे मिले, इस सोच के पीछे नेहरू की नींव है और राहुल गांधी उसी सोच वाले हैं। उसके लिए एक बेहद जरूरी एलिमेंट है, वो है डर या सच का साथ देना, डर से दूर रहना। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस सच को अपना हथियार समझते हैं जिसे लेकर हमेशा से वो चलते हैं, इसीलिए नेहरू को आइडलाइज करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भी जानते हैं कि आज की डेट में जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं या जब से राजनीति में है, जिस रास्ते पर वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका राजनीतिक रूप से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। हालांकि पर्सनल लेवल पे बहुत सारे लोग उन्हें ये भी कहते हैं कि वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, शायद इसीलिए उन्हें राजनीतिक नुकसान होता है, और ये मानते भी हैं कि उन्हें सच का राजनीतिक नुकसान हुआ है। Patel and Nehru, they were friends and they were great friends, but they had disagreements on direction, and that's perfectly fine. That's perfectly fine. You know, I mean, even Mahatma Gandhi and Nehru had some differences on direction, but these two strains I clearly see, and I see them in myself also. They are damaging also politically in today's context. कैसे? Because आजकल लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहते, but somebody has to tell it. As a politician, if you frame it that way, it's easier to say, भाई आप ये सुनना चाहते हो, बता देता हूँ. But my soul doesn't let me do it. You know, I just can't. And I'm like, okay, I'll take the hit. I'm happy to take the hit. But I'm not going to veer off from the truth because you want me to. It's like एक प्रकार की, I don't know what it is. अब अपने मूल बात पे वापस लौटते हैं कि अब नेहरू को जिंदा करने की कवायद क्यों शुरू की है राहुल गांधी ने। उसकी दो वजहें हैं। एक तो मुझे लगता है राहुल गांधी, जो मैंने पहले कहा कि अपने अंदर छुपे नेहरू को अब और नहीं दबा पा रहे हैं, वो नेहरू अब बाहर आने लगा है और उसे अब खुल के आने देना चाहते हैं। इसीलिए अब चाहे वो समाज हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सबको आईना दिखाना चाहते हैं, सच का आईना दिखाना चाहते हैं। इसीलिए पार्टी में आए दिन आजकल वो सच का आईना दिखा रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हमारे पार्टी के अंदर बीजेपी के लोग हैं, जब वो कहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर सीनियर नेता वो बनते हैं जो अपना बूथ तक नहीं जीता पाते, वो कहते हैं कि पार्टी में जो डरपोक हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। जब ये सच का आईना अपनी पार्टी को दिखा सकते हैं, तो फिर जब वो बीजेपी को या सत्ता को सच का आईना दिखाते हैं तो उन्हें लगता है उनकी बात में वजन आता है, लोग उनकी बात को सीरियसली ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसीलिए चाहे वो अदानी का मुद्दा हो, चाहे अंबानी का मुद्दा हो, वो इससे पीछे नहीं हटते। पार्टी के लोग उनका साथ देते हैं नहीं देते हैं अलग बात है, वो पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए मुझे इसी इंटरव्यू के दौरान उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जब उन्होंने कहा कि उनकी फेवरेट स्टोरी जो है, पसंदीदा कहानी, वो फिडेल कास्ट्रो की है। फिडेल कास्ट्रो, राहुल गांधी बताते हैं कि एक अमेरिकी जर्नलिस्ट उनसे मिलने गया तो उन्होंने फिडेल कास्ट्रो से कहा कि आप महान हैं। तो फिडेल कास्ट्रो ने उस पत्रकार से पूछा कि कैसे, तो उस पत्रकार ने उनसे कहा कि आपने ये जो अपने साथ चे गुवेरा और बहुत सारे नाम, 2-3 और जो उनके साथ थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, ये खड़े कर दिए हैं, ये आपने इतने जबरदस्त लोग खड़े कर दिए हैं। तो फिडेल कास्ट्रो उनसे कहते हैं कि आप मूर्ख हैं। पत्रकार पूछता है कैसे, तो फिडेल कास्ट्रो कहते हैं कि ये मैंने खड़े नहीं किए, ये बातिस्ता ने खड़े किए। बातिस्ता वो शासक था जिसके खिलाफ ये फिडेल कास्ट्रो और ये सब उनके साथ ही रेवोल्यूशनरी खड़े हुए थे।
उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ लोग खड़े होते हैं, जब फिडेल कैस्ट्रो से लड़ना, माफ कीजिएगा, जब बतिस्ता से लड़ना होता है तो आधे लोग डर के मारे भाग जाते हैं, कुछ लोगों को बतिस्ता मरवा देता है, जो बाकी बच जाते हैं मेरे साथ वो ये लोग हैं। तो ये कहानी दरअसल सिर्फ कहानी नहीं है, ये कहानी राहुल गांधी अपनी पार्टी की बता रहे हैं कि क्यों पार्टी से जो लगातार लोग जा रहे हैं, क्यों राहुल गांधी उन्हें रोकना नहीं चाहते। वो बतिस्ता का एग्जाम्पल देके कहीं ना कहीं मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो भी वही काम कर रहे हैं जो फिडेल कास्ट्रो के लिए बतिस्ता ने किया था, यानी उनकी पार्टी में प्योर लोग बच रहे हैं। कुछ लोग डर के मारे बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोग जो है वो जेल में डाल दिए जाते हैं या डर के मारे राजनीति से दूर हो जाते हैं। जो खड़े हैं राहुल गांधी के साथ वही उन्हें चाहिए। ये बात कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली में भी एक समागम में कही थी कि मेरी पार्टी को साफ करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक संदेश है कि पार्टी को लेकर अब वो किस तरह से क्लियर है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो दोगली राजनीति करते हैं, मुझे वो चाहिए जो सच की लड़ाई के लिए खड़े हों। इसीलिए वो कहते हैं कि 1935 में जब इंडिया की आज़ादी की का मूवमेंट जो है सबसे तीसरे आखिरी चरण का जो शुरू हुआ था, जो 1947 में आज़ादी लेकर ही खत्म हुआ, उस वक्त हालात आज से ज़्यादा बुरे थे क्योंकि उस वक्त मुश्किलात ज़्यादा थी। In 1935, than we are today. We were ruled by the British. The large mass of India was ruled by the British. It was a partnership between the British and the Maharajas, between the Maharajas' bureaucracy, between the Maharajas' armies, between the Maharajas' business system and the British. And the Indian people were completely squeezed. In some ways similar as to what's going on today with Adani, Ambani and stuff. But we were much more courageous at that time than we are today. Today what is missing is, certainly at the leadership level and also overall, people are scared, right? And these people were not scared. I mean, their whole thing, Gandhi, Nehru, Patel, Ambedkar, their whole thing was confronting fear, becoming friends with your fear. And really that's what they taught. Nehru didn't teach socialism or politics or science. No, Gandhi didn't teach any of those things. All Gandhi and Nehru did was they told India, they showed India that you can be brave, you can be courageous. And millions of people followed them. So that to me is the difference. सही कहा राहुल गांधी ने। आज के नेता डरपोक है, लेकिन हालात उतने मुश्किलात वाले नहीं हैं, इसलिए जो साथ खड़े हैं उन्हें मैसेज देना भी जरूरी था कि हालात उतने मुश्किलात नहीं हैं जितने दिखाए जा रहे हैं। हालांकि इस सब के बीच में ये जो नेहरू को जिंदा करने की कवायद में राहुल गांधी ने माना कि नुकसान राजनीतिक रूप से उनको नुकसान होता है, लेकिन एक चीज इसकी पॉजिटिव है। पॉजिटिव चीज ये है कि राहुल गांधी ने ये तय कर लिया है कि नेहरू दरअसल कांग्रेस के लिए बोझ नहीं, लेगेसी है, मान है कांग्रेस का। गांधी मान है कांग्रेस का। 11 साल से सदन और सदन के बाहर पूरे तंत्र ने नेहरू को बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेस चुप रही, या तो डिफेंड करती थी या चुप रहती थी। लेकिन ये पहला ऐसा साल है 2025 जहां कांग्रेस नेहरू का बखान कर रही है, जहां कांग्रेस आज की युवा पीढ़ी को बता रही है कि नेहरू क्या थे, नेहरू की सच्चाई बता रहे हैं, गांधी की सच्चाई बता रहे हैं। उसे नेहरू हो, गांधी हो, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, उसको लेगेसी बना रहे हैं। और जो कांग्रेस बोझ समझ के चुप रहती थी, उन्हें यह संदेश राहुल गांधी द्वारा दिया जा रहा है कि इस लेगेसी को आगे बढ़ाइए, इस लेगेसी की गुणगान, इस लेगेसी की सच्चाई लोगों तक पहुंचाइए। उसकी वजह भी है, उसकी वजह यह है कि पिछले 11 साल में आपने देखा
नेहरू और गांधी को खत्म करने की जितनी कोशिश की गई, नेहरू और गांधी उतने उभर के आए। आज भी लगातार नेहरू और गांधी के बारे में गलत गलत चीजें आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूमती नजर आती हैं, लेकिन लोगों ने अब विश्वास करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको खत्म करने की कोशिश में लोगों को उनको पढ़ने पर मजबूर होना पड़ा और लोगों ने नेहरू और गांधी को पढ़ा। जो शायद शिक्षा प्रणाली में जितना पढ़ाया जा रहा था, अगर छेड़छाड़ ना की होती बीजेपी ने और पूरे तंत्र ने, उनको डिमीन करने की कोशिश ना की होती, तो शायद नेहरू और गांधी आज उतने घरों तक नहीं पहुंचते जितने इनकी वजह से पहुंचे। तो इसलिए नेहरू गांधी कमजोर होने की बजाय और मजबूत हो गए। अब और मजबूत हो गए, ये बात कांग्रेस को समझ में आ रही है कि ये दरअसल हमारे एसेट बन गए, क्योंकि और मजबूत हो गए। एक और एसेट था जिसे ये बीजेपी उनसे छीनने की कोशिश कर रही थी, इसलिए गुजरात में स्पेशली अधिवेशन करके उस एसेट को भी वापस कांग्रेस लेने पे आमादा है या कामयाब हो चुकी है। उसका नाम है सरदार पटेल। पिछले कितने सालों, 2-3 सालों से आपने कभी सुना जो बीजेपी पिछले 7-8 साल लगातार सरदार पटेल को अपना आइडल मान के सरदार पटेल के नाम पे कांग्रेस को घेरती थी, 2-3 साल से सरदार पटेल का वो स्टेचर बीजेपी में नहीं रहा। सरदार पटेल का उतना जिक्र नहीं होता। अब जिक्र होता है किसका? सावरकर का जिक्र होता है, गोडसे का जिक्र होता है, गोवलकर का। राहुल गांधी ने इसी इंटरव्यू में कहा कि नेहरू, गांधी, पटेल, अंबेडकर, बोस ये इसलिए हैं क्योंकि ये अंग्रेजों से डरे नहीं, सच से हटे नहीं, टूटे नहीं, इसलिए आज भी ये जिंदा है। अगर सावरकर ना टूटे होते, सावरकर ने वो माफी ना मांगी होती, तो आज सावरकर भी इन्हीं की सूची में शामिल होते। ये राहुल गांधी ने खुद कहा है। तो ये बात 100% सच है कि अगर सावरकर भी, चाहे उनकी विचारधारा सोच अलग थी, वैसे भी गांधी, नेहरू, पटेल इनकी सोच से भगत सिंह की सोच अलग थी, लेकिन भगत सिंह भी आज जिंदा है, नेहरू, गांधी, पटेल भी जिंदा है, अंबेडकर भी जिंदा है, बोस भी जिंदा है। बोस की भी नेहरू के साथ वो जो है वो आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी, लेकिन सब जिंदा है। उसी तरह से सावरकर की भी अलग थी, लेकिन वो जो माफीनामे मांगे गए, वो जो पेंशन ली गई, उसने उनकी कमजोर शख्सियत का बखान कर दिया। इसलिए आज वो उस लीग में नहीं है। और आलम यह है कि पूरा तंत्र सावरकर को उस लीग में खड़ा करने की कोशिश कर रहे, उस लाइन में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना उस लाइन में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, उतना ही सावरकर की जमीन और धंसती जा रही है। ये बात कहीं ना कहीं समझ में लोगों को आ रही है, और ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी समझ में आ रही है कि बीजेपी की कमजोरियों पे खेलने से अच्छा है खुद की जो ताकत है, खुद की जो कमाई है, उस पर खेला जाए, उसको कैश इन किया जाए। उसकी कमजोरी तो हम कभी भी कैश इन कर सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी आज के इस डेट में नेहरू को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार।